सिद्धांत पर आधारित है। 4 विकल्प हैं। पहला है नियंत्रित संलयन, दूसरा है नियंत्रित विखंडन, तीसरा है अनियंत्रित संलयन और चौथा है अनियंत्रित विखंडन। इसका आंसर आप लोग जरूर दें कमेंट बॉक्स में। सेट नंबर 4 में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल्स होते हैं वो किस में मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने आंसर दिया लीवर, जिन्होंने भी आंसर दिया लीवर, वो सारे के सारे सही हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं। लीवर वाले सही है, बाकी के सारे गलत हैं। अब आते हैं आज के इस सेट के पहले सवाल पे। 2 जगत वर्गीकरण, 2 जगत वर्गीकरण, और ये 2 जगत हैं जंतु जगत और पादप जगत, किसने दिया। 5 जगत वर्गीकरण तो आप जानते ही हो, आर्च व्हिटेकर ने दिया। आपको बताना है 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया। ये दिया कार्ल लिनियस ने। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने टेबल बना दिया है। 2 जगत वर्गीकरण जंतु जगत और पादप जगत, ये दिया कार्ल लिनियस ने। 3 जगत वर्गीकरण प्रोटिस्टा जंतु और पादप, ये दिया अर्नस्ट हैकेल ने। 4 जगत वर्गीकरण मोनेरा प्रोटिस्टा जंतु और पादप, ये दिया HF कोपलैंड ने। 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा प्रोटिस्टा कवक जंतु और पादप, ये RH व्हिटेकर ने दिया। और 6 जगत वर्गीकरण जो किंगडम मोनेरा है, जगत मोनेरा है, इसी को 2 पार्ट्स में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। उसके बाद प्रोटिस्टा कवक जंतु और पादप, ये दिया कार्ल वुज ने। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण और 6 जगत वर्गीकरण। कम से कम ये 3 आप जरूर याद रखें। 2 जगत वर्गीकरण पूछा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण पूछा जाता है, 6 जगत वर्गीकरण आई थिंक नहीं पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि अब आपके एग्जाम में ये पूछ लें। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप सबको याद रख सकते हो तो ठीक है, सारे आप याद रखो, नहीं तो कम से कम ये 3 जरूर आप ध्यान में रखो। 5 जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर ने दिया था। तो जो 5 जगत वर्गीकरण में जो अंतिम जगत है वो है कवक। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में अंतिम जगत है कवक, क्योंकि 4 जगत वर्गीकरण में देखो कवक नहीं है। तो RH व्हिटेकर ने कवक जगत दिया था। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखेंगे जो तरंग की ऊर्जा होती है और जो आवृत्ति होती है, इनमें सीधा संबंध है, लेकिन इन दोनों का उल्टा संबंध है वेवलेंथ के साथ। ये आपको समझ में आ रहा है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F यानी कि फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये रिलेशन आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप याद रखते हो विबग्योर में जो विजुअल लाइट के अंदर ये 7 रंग है, इसमें आप यही याद रखते हो ना कि जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जो है बढ़ती है। यानी सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, ये रेड के पास है, लाल रंग के पास है, और सबसे कम वायलेट के पास है। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दे या फिर एनर्जी पूछ दे तो आप क्या करेंगे, इसके ठीक उल्टा जवाब देंगे। ये ऑर्डर हो जाएगा एनर्जी के लिए। सबसे कम एनर्जी रेड के पास है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड के पास है। इस वाले रिलेशन को आप ध्यान में रखें, यहाँ से आप सही सही जवाब दे पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है। बी हमारा आंसर। द्विनाम पद्धति में पहला भाग किसका द्योतक होता है। जो बाइनोमियल सिस्टम है, बाइनोमियल जो सिस्टम है उसमें पहला पार्ट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये सारे वैज्ञानिक नाम हम लोगों ने देखे थे पिछले पार्ट में। यहाँ देखो सारे नाम में क्या है, 2 टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखो फिकस बेंगालेंसिस, फिकस रिलीजियोसा, डिलोनिक्स रेजिया, टेमरिंडस इंडिका, सारे में क्या है, 2 पार्ट्स हैं। तो जो आखिरी वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेशी को यानी कि जाति को, और जो पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है वंश को यानी कि जीनस को। तो जीनस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो फिकस बेंगालेंसिस, फिकस रिलीजियोसा, तो ये जो बरगद है और जो पीपल है ये दोनों एक ही वंश के अंदर आते हैं, दोनों एक ही वंश के पादप हैं। जातियाँ अलग अलग हैं, एक है बेंगालेंसिस और दूसरा है रिलीजियोसा, लेकिन दोनों एक ही वंश के हैं। वंश का नाम है फिकस। ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था कार्ल लिनियस ने। आंसर हमारा बी हो जाएगा। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। ए हमारा आंसर हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। थर्मोस्कोप का आविष्कारक है गैलीलियो गैलीली। थर्मोमीटर का आविष्कारक है सेंटोरियो सेंटोरियो, और मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कारक है फ़ारेनहाइट। मान लीजिए आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा जाता है कि थर्मोमीटर का आविष्कारक कौन है, वहाँ सेंटोरियो सेंटोरियो ये नाम नहीं दिखता है विकल्प में, फ़ारेनहाइट दिखता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और अगर मरकरी थर्मोमीटर बोल दिया फिर तो 100% आंसर फ़ारेनहाइट ही है। हमारे इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। ग्रहों से संबंधित जो गति के नियम है ये दिया था केपलर ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसके आविष्कारक या फिर इसके खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी हमारा आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। पोलियो के टीके की खोज की जोनास साल्क ने। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक को तैयार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की एडवर्ड जेनर ने। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? हमारे चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसका चक्कर लगाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था? ये था लूना 10। लूना 10 इसे भेजा था सोवियत संघ ने, ठीक है, नासा ने नहीं, सोवियत संघ ने भेजा था। और चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये तो आप जानते ही हो, आपने याद भी किया होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। लेकिन आजकल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? दूसरे व्यक्ति थे बुज ऑल्ड्रिन। ये इन्हीं के साथ गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही गए थे। तो पहले चंद्रमा की सतह पर कदम इन्होंने रखा, उसके बाद बुज ऑल्ड्रिन ने रखा। तो इस प्रकार ये दूसरे व्यक्ति हो गए। और इनके स्पेस फ्लाइट का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 से ये दोनों गए थे चंद्रमा पे। और ये अपोलो 11 जो है नासा ने भेजा था, लूना 10 सोवियत संघ ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक सजीव को हमेशा परिभाषित नहीं करता है? मतलब ये 4 जो लक्षण दे रखे हैं ये सारे लक्षण जो है सजीव के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा लक्षण है जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर नहीं है कहने का मतलब ये हुआ, डिफाइनिंग फीचर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक सजीव का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो सजीव नहीं है। देखो कोशिकीय संगठन, तो हर सजीव जो है कोशिका से मिलकर के बना होता है, हर सजीव कोशिका से मिलकर के बना होता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर सजीव नहीं है तो कोशिकीय संगठन नहीं है। उसके बाद उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम लोग कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हर सजीव के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो होती है, यानी उनके अंदर जो है रिएक्शंस जो है होती ही होती है। अगर रिएक्शंस नहीं होना तो वो सजीव होगा ही नहीं। अगर सजीव है तो उनके अंदर डेफिनेटली जो है रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस यानी कि चेतना। हर सजीव क्या है कि अपने आसपास की चीज़ों को फील कर पाता है, यानी अपने वातावरण को महसूस कर पाता है। भले ही उसके पास सेंस ऑर्गन ना हो फिर भी वो महसूस कर पाता है। एक अमीबा जिसके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं है उसको भी पता होता है कि हमारे बगल में फूड कहाँ पर है, भोजन कहाँ पर है, और वो भोजन की तरफ चल पड़ता है। तो हर सजीव जो है अपने आसपास की चीज़ों को फील कर पाता है, भले ही उनके पास सेंस ऑर्गन ना हो। अगर उनके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं हो तो वो सजीव कहलाएंगे ही नहीं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। हर सजीव रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि एक सजीव रिप्रोडक्शन ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रोडक्शन ना करे। तो अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजीव नहीं है। देखिए अगर इन 3 में से कोई भी एक अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो सजीव नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सजीव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सजीव नहीं है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि भैया अगर ये नहीं है मतलब सजीव नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मोनेडा जगत यानी कि किंगडम मोनेडा के जीवों के लिए असत्य है? तो किंगडम मोनेडा के अंदर जो जीव आते हैं उनमें है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यही सारे हैं। तो इन सब के बारे में बताइए कि कौन असत्य है। एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव, देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यूकैरियोटिक, इसको काट देना, ठीक है, हिंदी में नहीं काटना है, इंग्लिश में काटना है, और यहाँ पर लिखना है प्रोकैरियोटिक। तो जो किंगडम मोनेडा के जीव होते हैं वो एक कोश के प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली और विकसित कोशिकांग का अभाव, ये भी सही है। देखो जब भी आपको जानना हो किंगडम मोनेडा के जीव के पास क्या है तो आप एक बैक्टीरिया के संरचना को देख लो। यहाँ देखो केवल आपको राइबोसोम दिखेगा कोशिकांग के नाम पर, केवल राइबोसोम, इसके अलावा कोई कोशिकांग नहीं है। और यहाँ पर आपको कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, यानी केंद्रक आपको नहीं दिखेगा। जो आप पढ़ते हो यूकैरियोटिक में कि केंद्रक झिल्ली होती है और उसमें होता है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ देखो जो जेनेटिक मटेरियल है
जिसे हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा पड़ा होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, विकसित कोशिकांग का भाव होता है। ये स्टेटमेंट सही है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, क्या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है मोनेडा जगत के जीवों के पास, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। देखिए, किंगडम मोनेडा के अंदर केवल माइकोप्लाज्मा है, केवल माइकोप्लाज्मा है जिनके पास जो है ये सेल वॉल नहीं है, इनके पास सेल वॉल नहीं है। बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के पास सेल वॉल जो है होती है। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है वो स्वपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं, और विषमपोषी भी होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। मतलब दोनों प्रकार के जीव जो है इनमें मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। केवल माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, बाकी सारे के पास है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास में आप लोग सिक्कों के बारे में पढ़ते हो, तो इन सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। उसके बाद प्राचीन काल में ही आप लोग अभिलेखों के बारे में पढ़ते हो, अशोक का अभिलेख, भित्रीय स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनके बारे में स्टडी करना कहलाता है एपिग्राफी। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन के बारे में पढ़ना, मानव के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस कहा जाता है? मार्श गैस कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे? आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। मीथेन ये मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है नेचुरल गैस का, जैसे कि CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्य घटक मीथेन। उसके बाद बायोगैस बोल दे या फिर गोबर गैस बोल दे, मुख्य घटक मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं N2O को, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। धमनियाँ डैश से भरी रक्त का वहन करती है। धमनियाँ डैश से भरी रक्त का वहन करती है। धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। जो आर्टरीज है ये अपने साथ लेकर के जाती है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यानी ऐसे ब्लड का सहवन करती है जिनमें ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में। ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक अपवाद है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो अपने साथ लेकर के जाती है इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को। इसे बोलते हैं शुद्ध रक्त, इसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वहीं अगर हम बात करें वेन यानी कि शीरा के बारे में, तो शीरा जो है अपने साथ लेकर के जाती है इम्प्योर ब्लड को, यानी ऐसे ब्लड को जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। लेकिन वेन के केस में भी एक अपवाद है और वो है पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन है ये अपने साथ लेकर के जाती है प्योर ब्लड को, और प्योर ब्लड का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? मंगल ग्रह के पास टोटल कितने चंद्रमा है? टोटल 2 है। बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। जुपिटर के पास 79 है, सैटर्न के पास 82 है, यूरेनस के पास 27 है, नेपच्यून के पास 14 है। पूरे सौर मंडल में जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। हमारी आंखों में लेंस का काम है। हमारी आंखों में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। इसका काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे आंखों के पास जो लेंस है उनके पास अपना एक खासियत है कि वस्तु के दूरी के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को वो चेंज कर पाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, हिंदी में बोलते हैं समंजन क्षमता यानी कि जो हमारे आँख का लेंस है वो वस्तु की दूरी के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है। यही है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि वर्ल्ड टीबी डे।
वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। तो हमारा आंसर यहाँ पर 24 मार्च हो जाएगा। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी ये बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से ये टीबी बीमारी होती है। मलेरिया फैलता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से, और एड्स होता है HIV के कारण। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किस तत्व के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? जो कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 12, इसका जो द्रव्यमान होता है इसके द्रव्यमान के 12वें भाग से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कार्बन का जो समस्थानिक है कार्बन 12, इसका जो द्रव्यमान है इसके 12वें भाग से कंपेयर किया जाता है किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का पता लगाने के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसके स्थान पर यूनिफाइड मास लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या पर यूनिफाइड मास, मतलब ये क्या है ना, ये एक बाट है। जैसे हम लोग तराजू पर जो तौलते हैं तो वहाँ बाट चढ़ाते हैं 1 kg का, 2 kg का, तो ऐसे ही मान लो कि ये क्या है, एक बाट है, एक बाट बना दिया गया है। अब आपको पता करना है कि ऑक्सीजन के पास कितना द्रव्यमान है। जैसे मान लो ये तराजू है, ठीक है, इसका एक पलड़ा यहाँ है, एक पलड़ा यहाँ है, यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑक्सीजन, ये पता करने के लिए कि भाई द्रव्यमान कितना है इसका। आपको नहीं पता कि कितना है, हम क्या करेंगे, यहाँ वाले पर बाट चढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे कि बाट चढ़ाएंगे। हमने एक बाट चढ़ाया, ऐसा पलड़ा बराबर नहीं हुआ, दूसरा बाट चढ़ाया फिर भी नहीं हुआ, ऐसे ही बाट चढ़ाते जाएंगे। जब हम 16 बाट चढ़ा देंगे, ठीक है, इसका 16 बाट चढ़ा देंगे, तब ये पलड़ा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है इसका 16 टाइम्स है, और इसी को हम लोग AMU बोलते हैं, मतलब 16 AMU। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो 1 AMU होता है इसका किलोग्राम में मास क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। ये kg में है 1 AMU का मान, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस वैल्यू को ध्यान में रखें। भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? आ जाइए फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। बरगद का है फिकस बेंगालेंसिस, पीपल का है फिकस रिलीजियोसा, गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया, टैमरिंड का टैमरिंडस इंडिका, चीकू या सपोटा का मनीकारा जपोटा, मटर का पाइसम सेटाइवम, छुई मुई पादप का मिमोसा पुडिका, सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस, नीम का एजाडेरिक्टा इंडिका, रैट का चूहा का रेटस रेटस, कैट का फेलिस कैटस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, भैंस का ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, ठीक है, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, और इंडियन कोबरा का नाजा नाजा। हमारा आंसर नाजा नाजा। भाई कोबरा अगर सामने आ जाए तो हम बोलेंगे जा जा, लेकिन वैज्ञानिक नाम देखो क्या है, नाजा नाजा। वैज्ञानिक नाम बोलता है नाजा नाजा, लेकिन हमारा दिल बोलेगा जा जा। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल बोले तो CH3CH2OH, यह एथेनॉल का रासायनिक सूत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो सबसे कॉमन है वो है गन्ना और कॉर्न, गन्ना और कॉर्न, C2H5OH रासायनिक सूत्र C हमारा आंसर। मोटापा को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ओबेसिटी अगर मेजर करना हो तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको ये जानना है कि आप अंडर वेट है या ओवर वेट है या हेल्दी वेट है, ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है, तो आप अपना BMI कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे कैलकुलेट? वेट लिखेंगे ऊपर में kg में, नीचे हाइट मीटर में, और करेंगे उसका स्क्वायर और कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद देख लेना इनमें से किस में आप फॉल करते हो। 18.5 से अगर नीचे है तो आप अंडर वेट है, वेट बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इससे तो आप ओवर वेट है, वेट कम करने की आवश्यकता है। अगर 30 से ज़्यादा है मतलब मोटापा ज़्यादा है। तो इस प्रकार क्या है कि आप चेक कर सकते हो। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, तो B हमारा आंसर। एंटमोलॉजी कहा जाता है इंसेक्ट्स के अध्ययन को। हर्पिटोलॉजी कहा जाता है रेप्टाइल्स के अध्ययन को। रेप्टाइल्स प्लस
आप यहाँ पर एम्फीबियंस भी लिख सकते हो। और मिर्मिकोलॉजी, चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। एंड्स, ठीक है, ANTS, चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। बी आंसर। तापमान का SI मात्रक क्या है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द खुश हो जाते हैं, तापमान का SI मात्रक, ये भी कोई सवाल है? सेल्सियस आंसर। गलत हो जाएगा आंसर, अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें। केल्विन आंसर हो जाएगा। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हो उसे हम लोग परम तापमान बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और 0 केल्विन हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, मूल राशियाँ, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। द्रव्यमान है, दूरी या लंबाई, समय है, धारा है, विद्युत धारा, तापमान है, पदार्थ की मात्रा और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ये सारे हैं SI मात्रक। टेम्परेचर का केल्विन। पानी के अंदर के वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर के वस्तुओं का पता लगाना हो या फिर गहराई मापना हो, गहराई पता करना हो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। पराश्रव्य ध्वनि हम उस ध्वनि को बोलते हैं जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। आंसर हमारा सोनार हो जाएगा। और एक रेडार होता है यहाँ पर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पर रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है खास करके हवा में। अगर कोई चीज़ है, हवा में मिसाइल है, वायुयान है, या कोई भी वस्तु है हवा में, किस स्पीड से वो वस्तु चल रही है, किस एंगल पे चल रही है, कितनी दूरी पर है, इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। बी हमारा आंसर। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम। पृथ्वी के भूप्रपटी में अगर पूछ दे तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर आयरन, उसके बाद है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? जो डॉल्फिन है वो मैमल है, स्तनधारी है, समूह में रहना पसंद करते हैं डॉल्फिन्स। इसके समूह को पॉड कहा जाता है। बी हमारा आंसर। 540 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल के बराबर है? 540 ग्राम ग्लूकोज है, मोल में बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11। माफ़ करिएगा, ये सुक्रोज का है, ठीक है, ये सुक्रोज है, ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसका सबसे पहले आप क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास पता करना होगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करेंगे? यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबका जो है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, 6 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 96। इसको हम ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 2 10, 9 10 17 और एक कैरी 18, 180। ये 180 यूनिफाइड मास है। हमें मोल चाहिए, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो मास आपको दिया होता है वो भी किस में, ग्राम में, उसमें भाग लगाते हैं हम लोग मोलर मास से, उसमें हम लोग भाग लगाते हैं मोलर मास से। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो U है ना, इस U को हटा दो और ग्राम लगा दो, ये मोलर मास हो गया, मतलब 1 मोल का मास हो गया। तो 1 मोल का मास 180 ग्राम है, 3 मोल का मास 540 ग्राम हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप पुट करो 540 और बट्टे में 180, 0 से 0 खत्म और 18 से 54 खत्म, 3 टाइम्स में, तो 3 मोल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मोलर मास जब भी निकालना हो आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उसमें ग्राम लगा देंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास कहने का मतलब 1 मोल का मास, वो भी ग्राम में। सी हमारा आंसर। आपसे मेरा सवाल है, आप जो है इसका आप मोलर मास बताएं। याद रखिएगा, मोलर मास हमेशा ग्राम में बताया जाता है। मोलर मास बताएं
सुक्रोज का। सुक्रोज जो घरों में चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। हमारे पास द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, हमारे पास वेग है 20 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है संवेग। संवेग को हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और वेग है 20 मीटर पर सेकंड। सब एसआई मात्रक में है तो यहाँ पर 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर और बट्टे में 2m द्रव्यमान है। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान में रखें, ये आपके